हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का ही सेक्शन और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट आर्टिकल दैट इज़ प्रिजन रिफॉर्म। तो इसमें हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने पॉलिटी के, जो भी आपके थ्रू आउट 2024 से लेके 25 में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो न्यूज़ में बने रहते हैं। तो ये आपका विजन आया, इसकी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, प्रिजन रिफॉर्म्स क्यों न्यूज़ में बन रखे थे। एक केस आता है वेस्ट बंगाल की तरफ से कि कास्ट के बेसिस पे प्रिजन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये तो अपने को पहले से ही पता है कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऋग्वेदा से इसका ओरिजिन हुआ था, जहाँ पे बोला जाता है कि ब्रह्मा की बॉडी से जो है पहले निकलते हैं ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, वैश्य और फाइनली शूद्र। पर पहले ये थी आपकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, बाद में ये टर्न हो जाते हैं कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, यानी कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण बनेगा, अब आपकी ऑक्यूपेशन मैटर नहीं करती। तो ये जो थे आपके प्रिजन रिफॉर्म्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला है कि जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 के, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, और साथ में जो मॉडल प्रिजन और करेक्शनल सर्विसेज एक्ट है 2023 की, इन बोला गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जेल के अंदर, प्रिजन्स के अंदर अक्रॉस द कंट्री, उनके ऊपर चेक किया जाए। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। तो एक और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है प्रिजन्स के अंदर, उनके ऊपर चेक किया जाए। सुकन्या संस्था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के अंदर ये चीज़ मेंशन करी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं प्रिजन मैनुअल्स के अंदर, लेजिस्लेटिव डिफिनेशन वहाँ पे लॉ के हिसाब से डेफिनेशन वहाँ पे होनी चाहिए, और जो स्टेट लॉज होते हैं प्रिजन्स को लेके वो भी वेरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि बोला जाता है कि जो प्रिजन के अंदर भी जो सो कॉल्ड लो कास्ट बना दी हुई है ना, उनको जो है वो बहुत डाउनग्रेडेड काम दिए जाते हैं। और जैसे अगर मान लो कोई ब्राह्मण कास्ट का पर्सन है और वो जेल में है, क्राइम उसने भी कमिट करा है, लोग सो कॉल्ड लो कास्ट वाले ने भी क्राइम कमिट किया है, दोनों ने अगर मर्डर किए हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मण को बेटर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे उसको काम दे देंगे बावर्ची का, ठीक है, वो उसको खाना वाना बनाने का काम दे देंगे। पर ये जो नीचे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के क्रिमिनल्स होंगे, इनको वॉशरूम साफ़ करवा रहे हैं, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम करवा रहे हैं। तो ये इस लेवल की डिस्क्रिमिनेशन चल रही है जेल्स के अंदर भी, तो उनको ही हाईलाइट करने के लिए ये बोला गया था। बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट। वहाँ भी आर्टिकल नंबर 14 है, और आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन मना करी गई है, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, रेस क्या है, और आप किस जगह पे पैदा हुए थे, आपका रिलीजन क्या है। आर्टिकल 17 में ऑलरेडी बोला हुआ है कि अनटचेबिलिटी को आप प्रमोट नहीं कर सकते, क्या करना है, उसको अबॉलिश करना है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जबकि अनटचेबिलिटी वर्ड को मेंशन किया है, पर इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 17 में हमें नहीं मिलती। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे सो कॉल्ड लो कास्ट से मैनुअल स्क्वेंजिंग करवाई जाती है, यानी कि जो ये लेट्रिन्स वगैरह होते हैं, इनके जो खड्डे होते हैं उनको साफ़ करवाया जाता है, तो इसकी भी प्रोहिबिशन है। वैसे तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स, और बोला जाता है कि अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग करवा रहे हो आप, तो आपको प्रॉपर किट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पर वो कास्ट के बेसिस पे नहीं बोला है, वो प्रोटेक्टिव पर्पस से बोला गया है। पर फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखोगे तो रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है। जो मैनुअल स्क्वेंजी के सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो उन्हीं कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा ऑटोमेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ भी तो बैन है, रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंडर ये बैन है। और अब बोला गया है कि ये ना सिर्फ डोमेन में यूज़ होगी, ना सिर्फ ये एक्ट आपके पब्लिक डोमेन में यूज़ होगी, पर आपके प्रिजन्स के अंदर भी सेम लॉज जो हैं, रेगुलेशन है, वो चलेंगे। उसके अलावा प्रिजन अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आ जाता है। जैसे जो प्रिजन्स हैं ये स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, एंट्री नंबर 4 में आपको इसका मेंशन मिलता है, स्टेट सब्जेक्ट है, एंट्री 4 याद रखिएगा। और उसके बाद आती है गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है इसको कौन गवर्न करता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर तो आ गया आपका शेड्यूल नंबर 7 था ना, आपने बेसिक लेक्चर लगाए हैं पॉलिटी के तो आपको पता होगा। शेड्यूल नंबर 7 में हम पढ़ते हैं एक यूनियन लिस्ट आती है, देन स्टेट लिस्ट आती है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट आती है। तो ये आता है प्रिजन का जो मुद्दा है वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर है। इसके अलावा डिफरेंट एक्ट्स हैं हमारी, जैसे 2023 की, और इसके अलावा 1894 की भी पहले प्रिजन एक्ट्स आई थी, 1990 में भी आई थी। तो ये नहीं है कि आज ही के टाइम पे प्रिजन्स को लेके एक्ट बने हैं, इवन जो कॉलोनियल पीरियड हुआ करता था उस टाइम पे प्रिजन को लेके बहुत सारे एक्ट्स बने थे जिसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखी हैं।
अब कुछ कमेटीज़ भी बैठी थी जिन्होंने बात करी थी कि हमें प्रिजन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कृष्णा अय्यर कमेटी थी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट आपको कमेटीज़ के नाम दिए जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी में इस तरह का पैटर्न रहता है। और कमेटी जैसे आपको मान लो 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। नंबर 1 कृष्णा अय्यर कमेटी, दूसरी दे दी अमितवा रॉय कमेटी, तीसरी दे दी सर अलेक्जेंडर कार्डियो कमेटी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है कमेटी। आपको याद होना चाहिए कि ये प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके आई थी कमेटीज़। मुल्ला कमेटी है वो भी आपकी प्रिजन रिफॉर्म्स को लेके आई थी। अब ये जो मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें एक तो वो बोला गया है कि जितने भी प्रिजनर्स होते हैं जिनका क्राइम प्रूव हो चुका है उनको पैरोल पे आप भेज सकते हो। अब पैरोल को कैसे आप समझोगे, पैरोल बेल होती है एक तरह की। इस बेल में क्या किया जाता है, मान लो जो क्रिमिनल था वो टीचर है, ठीक है, टीचर है और उस जगह पे टीचर्स की ऑलरेडी कमी है जिस भी जगह पे है, तो उस टीचर को टीचिंग के पर्पज़ से थोड़ी देर के लिए भेजा जा सकता है कि तू पढ़ा के आ, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती नहीं अगर इस टीचर ने क्राइम कमिट किया हुआ था। इन जस्ट एग्जाम्पल है ये कि टीचर को भेज दिया दोबारा से उसके काम को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज़ द पेरोल। फरलॉ, रिमिशन टू प्रिजनर्स, ये हमने देखा था जो पार्डनिंग पावर्स वगैरह होती हैं उसमें होता है ये लिख दिया हुआ है कि कंडीशनल रिलीज़ कर दिया जाता है प्रिजनर को, उसी को हम बोलते हैं पेरोल बेल। सस्पेंशन हो जाती है थोड़े टाइम के लिए सेंटेंस पे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। और इसके अलावा और क्या क्या राइट्स हैं, तो एक तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब देखते हैं इलेक्शंस के पर्पज़ से प्रिजनर्स को वो राइट दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो कन्विक्टेड पर्सन होगा जिसे इम्प्रीजनमेंट हो रखी है, 2 साल की जेल हो रखी है, तो वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं, उसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता एज पर द सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और उसके साथ अगर ये कन्विक्टेड पर्सन बेल पे भी है तब भी ये कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस। तो ये किसके अंदर मेंशन है ऑलरेडी, सेक्शन 8 क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके बाद आता है राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स, कि प्रिजनर्स को क्या क्या राइट दिए गए हैं। तो जो पर्सन है कन्फाइंड इन अ प्रिजन वो वोट नहीं कर सकता, जिसका क्राइम प्रूव हो चुका है, कन्विक्ट है वो पर्सन, वो वोट भी नहीं कर सकता। ये कहाँ पे मेंशन है, तो इट इज़ मेंशनड इन सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो एप्लीकेबल क्या है उनके लिए, तो एप्लीकेबल टू द पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और इज़ इन लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस। एप्लीकेबल कब होगा, तो सेंटेंस देखी जाएगी पहले तो उसकी। जैसे यहाँ पे सेक्शन 62 क्लॉज 5 बताया हुआ है आरपीए 1951 का, कि अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, याद करो एक प्यूनिटिव डिटेंशन पड़ी थी। प्यूनिटिव मतलब कि क्राइम कमिट हो चुका है और उस पर्सन का जो एविडेंसेस हैं वो सारे उसके अगेंस्ट जा चुके हैं, उसके ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसी ने क्राइम कमिट किया है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन हुई थी वहाँ पे। प्रिवेंटिव में क्या था, शक था सिर्फ कि ये क्राइम को कमिट कर सकता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसको होगी उसको वोट अलाउ कर दिया जाता है एज पर द सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके बाद जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स देख लेते हैं जो प्रिजन राइट से लेके आई थी। तो एक तो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में ये केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि कोई भी कंपल्सिव नीड नहीं है किसी भी पर्सन को फेटर करने के लिए। देखो आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा, अगर रियलिटी में नहीं देखा है, कि पुलिस वाले क्या करते होते हैं, जैसे किसी को जेल लेके जा रहे होते हैं तो उसके हाथ पे कड़ियाँ लगा देते हैं, चेन लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तुम लेके जाओ पर तुम्हें ये फेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्राइम, अभी वो कन्विक्ट नहीं होता पर्सन, उस टाइम पे अक्यूज़ होता है। अक्यूज़ कौन हुआ, जिसके ऊपर सिर्फ शक है, ठीक है, जो सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर डाउट है कि इसने मे बी क्राइम किया हो। पर जब ये क्राइम पूरा प्रूव हो जाता है तो उसके बाद ही उसको क्या बोल सकते हैं हम, कि वो कन्विक्ट है पर्सन, वो परपिट्रेटर है। एक और केस आया था शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983। तो ये कस्टडियल वायलेंस से रिलेटेड है टू वीमेन प्रिजनर्स इन जेल। इसके साथ साथ प्रिजन रिफॉर्म्स में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि सेपरेट अकोमोडेशन होनी चाहिए विमेन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, ताकि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो सके। उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का प्रोविज़न होना चाहिए कोर्ट्स में, ताकि बार बार ये कोर्ट कचहरी के जो चक्कर होते हैं वो ना लगाने पड़े। जो केसेस वर्बली सॉल्व हो सकते हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा आपने एक टर्म पढ़ी, दैट इज़ फरलो। फरलो जो होता है ये लॉन्ग टर्म इम्प्रीजनमेंट के केसेस में होता है, और इस केस में रिमिशन दी जा सकती है, यानी कि उनका जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस करा जा सकता है।
नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम के बारे में बात करी गई है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 वर्जन की बात हुई है। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को कि कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए जो 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं इस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के अंदर। अब ये है क्या? तो एक तो ई कमेटी है, ये ई कमेटी बिठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ई कमेटी का मतलब है कि वर्चुअल तरीके से कमेटी बिठाई गई थी और एक प्रोजेक्ट उनको असाइन किया गया था टू स्टडी अबाउट दिस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मेन काम क्या है? ताकि जो डाटा होता है उनको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सके, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को ईजी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए अमंग डिफरेंट पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है एंड सिस्टम है, CCTNS के नाम से जाना जाता है, पुलिस के लिए है। तो डाटा शेयरिंग इजी हो जाए, इसी वजह से इसको बोला गया है कि कमेटी बनाई गई थी कि आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करो कि कैसे इसको हम सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना होता है। तो एक और प्रोविज़न है इसमें, एक तो इंटीग्रेशन करनी है किसकी? CCTNS की, दैट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की, ई कोर्ट्स के साथ, ई प्रिजन डेटाबेस के साथ और उसके साथ फॉरेंसिक लैब्स के साथ, फिंगरप्रिंट, प्रोसिक्यूशन। बिकॉज कई बार जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी होती है रिपोर्ट्स के माध्यम से उसको टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से डेटाबेस के ऊपर अब शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम था, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में और 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब 2 तरह की स्कीम्स आप पढ़ते हो हमेशा, एक होती है आपकी सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेक्टर में क्या होता है? पूरी के पूरे पैसे कौन देगा? सेंटर देगा। यहाँ पे स्टेट्स का कोई कॉन्ट्री नहीं होता। पर वहीं पे अगर स्पॉन्सर्ड आ जाए तो सेंटर क्या है? स्पॉन्सर कर रहा है और साथ में स्टेट भी पैसा देगा। इसमें 60:40 का रेशियो रहता है, यानी कि 60% जो पैसा होगा वो सेंटर देगी और जो 40% पैसा होगा वो स्टेट देगी। पर हिली एरियाज़ जहाँ पे इकॉनमी उतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रही, उन यूटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे 90:10 का रेशियो रहता है, यानी कि 90% पैसा सेंटर देगा और 10% पैसा जो है उस जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, ये यूटी है, वो प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा एक एम क्या था कि 1 डाटा 1 सेंट्री, एक बार जब एंट्री कर दी तो वो एक डाटा आपके पास स्टोर हो चुका है। अब जितने भी इंटीग्रेशन बोले, ई कोर्ट्स हो गए, ई प्रिजन्स हो गए, फॉरेंसिक लैब्स हैं, फिंगरप्रिंट्स एंड प्रोसिक्यूशन है, इन सबको वो डाटा रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया, सब कुछ मर्ज कर दिया। अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो NCRB करेगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करेगा। किसके साथ करेगा? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, क्योंकि IT का काम है तो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को भी इसमें जोड़ दिया। टाइमलाइन अब देखो 2.0 लिखा हुआ है ना, तो मतलब पहले भी तो एक फेज़ हुआ होगा इसका। तो 1.0 का जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 2018 टू 2022 और जो फेज़ 2 है उसको 2022-23 से शुरू किया था और 25-26 तक बोला था और अभी तक इसमें कोई खास उतनी इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला कि इसके ऊपर थोड़ा सा चेक बनाओ और ई कमेटी बिठाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताकि इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करा जा सके कि कैसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बाकी क्यों लेके आ रहे हैं हम टेक्नोलॉजी अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? बिकॉज क्रिमिनल तो क्राइम करके चला जाता है और हमारी पुलिस ढूंढती रह जाती है, तो जल्दी जितने जल्दी हो सके हमें अपने कॉन्क्लूजन्स पे आना है। तो इसी वजह से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। एक प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये फर्स्ट फेज़ जो है वो आपके 8 सिटीज़ के अंदर सेंक्शन हो रखा है और स्मार्ट पुलिसिंग ऑफर करता है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ DNA एनालिसिस यूनिट, जो भी DNA एनालिसिस यूनिट होती हैं आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मर्डर रिलेटेड, रेप रिलेटेड केस के अंदर। तो सेंटर और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जितनी भी होती है उनको हमें स्ट्रेंथन करना है। फिर नाफिस आता है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अगर आपने हाथ ऑब्जर्व करे हो तो आपको लाइंस बनी होती हैं हाथ के ऊपर, कईयों के ऐसे सर्कुलर से होते हैं, कईयों के कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, कईयों के कुछ ऐसे मिलेंगे वेव की तरह। तो इनको वर्ल्स बोलते हैं, इनको लूप बोलते हैं और ये जो ये वाली बताई इनको आर्क बोलते हैं जो वेव की तरह आपको दिखाई देती है। कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन आता है ताकि जो प्रोसेस है पुलिस स्टेशंस के अंदर उसको ऑटोमेट किया जा सके। फिर आते हैं ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज़ 3 के ऊपर। अब यहाँ पे ई कोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ई कोर्ट मतलब वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज़ करके आप जितने भी केसेस हैं उनको टैकल करने की ट्राई कर रहे हो। अब इसका फेज़ 3 चल रहा है, यानी कि ये भी काफ़ी पुराना है। तो इसको 2007 से ही इम्प्लीमेंट कर दिया था ताकि जो आपकी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है उससे हमारी इंडियन जुडिशरी चले। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स आप पढ़ते हो, कौन कौन से? एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और चौथा मीडिया है।
मीडिया तो खैर हिल चुका है पूरा अपना इंडिया का, तो उसको मैं बोलती हूँ कि चौथी टांग जो है चेयर की वो हिल चुकी है, और कैसे फिर चेयर स्टेबल हो सकती है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के ही अंडर बोला गया है कि जो ई कोर्ट्स का प्रोजेक्ट है उसको उसका फ़ेज़ 3 आ चुका है। जैसे फ़ेज़ 1 का टाइमलाइन देखोगे तो 2011 से 15 तक था, फ़ेज़ 2 का देखोगे तो 2015 से 23 तक का था। अब 2023 के बाद जो चल रहा है दैट इज़ द फ़ेज़ 3, और विच इज़ ऑफ द अगेन 25-26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम एक्सटेंड कर सकता है, अब इसका टाइम वैसे भी मेंशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, इतना बोला था कि 27 तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, अब बाकी देखेंगे कि इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा। तो हाँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये देखो 4 साल के लिए है, 27 तक इसको एक्सटेंड करा हुआ है। फाइनेंशियल आउटले कितने का दिया है, तो 7,210 करोड़ रुपए का। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ई कोड फेज़ 3 के, तो एक तो S3 वास प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट सिक्योर एंड एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड एक्सेस। इसके बाद ई सेवा केंद्र आते हैं दैट ऑफर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और असिस्टेंस दी जाती है यूज़र्स को। क्लास सिस्टम अगर देखें तो फैसिलिटेट लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग इन कोर्ट रूम्स। उसके बाद स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन करी जाती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना मर्जी डाटा आप स्टोर करो। वर्चुअल कोर्ट्स हैं ताकि रिमोट एरिया से भी इजीली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को आगे किया जा सके। तो एम आप समझ चुके हो कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है, साथ में आईसीटी पे फोकस किया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन और जो आपकी टेक्नोलॉजी है इन सबका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ताकि एक अच्छे तरीके से जुडिशरी का जो मतलब न्याय की बात ही हो रही है यहाँ पे, इनडायरेक्टली जस्टिस सिस्टम सभी को प्रोवाइड किया जा सके अप टू द रिमोट एरियाज़। इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट्स में भी करी गई है, और जो फंड्स हैं हाई कोर्ट्स को कौन रिलीज़ कर रहा है, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर आता है। किसकी रिकमेंडेशन पे, तो ई कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और ई कमेटी क्या करेगी, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और गाइडेंस के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम शुरू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।